लेकिन इस वक्त फिक्र की शुरुआत अमेरिका से आई दो बड़ी खबरों से करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त क्यों डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाई दे रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका से वायरल दो तस्वीरें जिन पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ट्रंप के साथ सुपर पावर देश अमेरिका भी लड़खड़ाने लगा है। तस्वीरें देखें आप। कल न्यू जर्सी में ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ उसे वो तो जल्दी नहीं भूल पाएंगे। कल तक डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन की चाल का मजाक बना रहे थे, बाइडेन के लड़खड़ाने पर हंसते थे, बाइडेन के गिरने पर उन्हें क्रेजी कहते थे। लेकिन कल ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ उससे ट्रंप को अपने पुराने बयान फिर से याद आ गए होंगे। यह घटना तब हुई जब ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कैंप डेविड के लिए एयरफोर्स वन में सवार होने के लिए जा रहे थे, तभी ट्रंप लड़खड़ा गए। ट्रंप गिरते गिरते बचे और वो संभले, फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप एयरफोर्स की सीढ़ियों पर कुछ ही कदम चले थे और लड़खड़ा गए। अब अमेरिका में ट्रंप की चाल पर चर्चा हो रही है। अब तो अमेरिका में ट्रंप को अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप की चाल पर मीम्स वायरल हैं। लोग ट्रंप के लड़खड़ाने को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन अक्सर ही चलते हुए लड़खड़ा जाते थे, स्टेज पर गिर जाते थे। कई बार वो एयरफोर्स वन की सीढ़ियों पर गिर चुके हैं। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का लड़खड़ाना जो बाइडेन के याद आने की तरह ही है। इसीलिए अमेरिका में लोग ट्रंप को बाइडेन का नया वर्जन कह रहे हैं। बाइडेन भूल जाते थे, जबकि ट्रंप सरेआम कई विषयों पर झूठ बोलते हुए नजर आते थे। बाइडेन सो जाते थे, जबकि ट्रंप तो जागते हुए ही सोते दिखाई देते हैं। कई मुद्दों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। बाइडेन लड़खड़ा जाते थे और इस बार तो ट्रंप भी लड़खड़ा गए। आखिर किस तरह अमेरिका में ट्रंप की चाल ट्रेंड कर रही है, इस पर हमारे पास फिक्र की एक वीडियो फाइल तैयार है, आप खुद देखें इसे। सिर्फ 4 कदम चलने के बाद ट्रंप लड़खड़ा गए, गिरते गिरते बचे और सोशल मीडिया में टॉप पर ट्रेंड करते रहे। ट्रंप का लड़खड़ाना अमेरिका में ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल न्यूज बन गया है। उसकी वजह है सरेआम बाइडेन का कई बार मजाक उड़ाना। जो बाइडेन एयरफोर्स वन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कई बार गिर गए थे। बाइडेन एक बार साइकिल से गिर गए थे। कई बार बाइडेन भूल जाते थे कि आखिर उन्हें जाना किधर है और वो देख किधर रहे हैं। अमेरिका में बाइडेन की गिरती सेहत पर फिक्र होती थी और ट्रंप सरेआम बाइडेन का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब जब ट्रंप एयरफोर्स वन की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए हैं तो सोशल मीडिया में अब उनका मजाक उड़ाया जाने लगा है। एक यूजर ने लिखा, अमेरिका में बाइडेन 2.0 शुरू हो गया है। एक ने हल्के फुल्के अंदाज में लिखा, 80 साल के हैं फिर भी राष्ट्रपति बने हैं, बहुत उम्र हो गई। एक और यूजर ने कमेंट किया, कमाल है, हम तो छुट्टी की उम्मीद कर रहे थे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कर्मा सच है, कर्मा सबका हिसाब करता है। इस वक्त ट्रंप जहां कहीं होंगे वो इस तरह की खबरों को भी शायद देख या सुन रहे होंगे। ऐसे में उन्हें अपने बयान जरूर याद आ रहे हैं। वैसे अमेरिका में कई लोग अब ट्रंप की सेहत की फिक्र करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। उन्होंने 78 वर्ष 7 महीने की उम्र में शपथ ली। हाल ही में हुए एक सर्वे में अमेरिकियों ने माना है कि वो ट्रंप की सेहत पर भरोसा नहीं करते। वो दवाओं के सहारे पूरी तरह फिट दिखने का ढोंग कर रहे हैं। अमेरिका में UGOV और इकोनॉमिस्ट ने 23 मई से 26 मई के बीच एक सर्वे किया। इसमें ज्यादातर अमेरिकियों ने माना ट्रंप अपनी सेहत का सच छुपा रहे हैं। 45% लोगों ने कहा ट्रंप सेहत का सच छुपा रहे हैं। 31% लोगों ने कहा कि ट्रंप की उम्र और सेहत एक राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य नहीं, जबकि 62% अमेरिकियों ने कहा है कि ट्रंप अपना रेगुलर मेडिकल बुलेटिन जारी करें। यानी जो ट्रंप कल तक जो बाइडेन की सेहत का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वैसे जब से ट्रंप लड़खड़ाए हैं तब से अमेरिका में उनकी चाल का विश्लेषण होने लगा है। अमेरिका में लोग अब ट्रंप की चाल का मजाक उड़ाने लगे हैं। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ट्रंप चलते हुए अपना दायां पैर दूसरी तरफ झटकते हुए चलते हैं। इससे साबित होता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा एक और यूजर ने दावा किया है कि ट्रंप एयरफोर्स वन पर चढ़ने के लिए छोटी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ट्रंप के लिए सीढ़ियों की ऊंचाई कम की गई है।
और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो अपने हाथों से शरीर को घसीटते हुए चलते हैं। इसके अलावा भी ट्रंप के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी चाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी जो ट्रंप कल तक बाइडेन का खुलेआम मजाक उड़ाते थे, आज वो खुद ही अमेरिका में मजाक का पात्र बन गए। ट्रंप खुद भी लड़खड़ा रहे हैं और उनकी नाकाम नीतियों से देश भी लड़खड़ाने लगा है। ट्रंप काल में अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर में है। यह बात आपको वहां से वायरल कई वीडियोस को देखकर पता चल जाएगी। बीते 3 दिन से लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हॉलीवुड के मशहूर हस्तियों की नगरी में दिन के उजाले में ही दंगे हो रहे हैं। ये लॉस एंजलिस की हाईवे की तस्वीरें हैं। दंगाइयों का हाईवे पर कब्जा हो चुका है। उपद्रवियों ने यहां पर कई सेल्फ ड्राइविंग कारों में आग लगा दी। ध्यान से देखिए, सामने प्रदर्शनकारी खड़े हैं, उनका विरोध चल रहा है। इस बीच एक पुलिस वाला उन पर डायरेक्ट फायर कर देता है। यहां भी सड़क पर आगजनी से दहशत का मंजर है। गाड़ियां रात में भी जलाई गई हैं। लॉस एंजलिस में पुलिस का बर्बर रूप चौथे वायरल वीडियो में भी दिखा है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस की फायरिंग सरेआम हो रही है। डाउनटाउन से पैरामाउंट और कॉम्पटन तक हिंसा जबरदस्त हो रही है। 5वें वीडियो में प्रदर्शनकारियों का तांडव भी दिखा। फेडरल ऑफिस को घेरकर अधिकारियों पर हमला किया गया। ये देखिए अब आप, एक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए 3-3 पुलिस वाले जुटे थे, लेकिन इस प्रदर्शनकारी ने तीनों पुलिस वालों की पिटाई कर दी और वहां से भाग गया। यहां अगर आप ये सोच रहे हैं कि हालात सिर्फ लॉस एंजलिस में बिगड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। दंगे की आग न्यूयॉर्क तक भड़की हुई है। आक्रोशित लोग क्या कह रहे हैं, उनकी आवाजें सुनिए, फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे जो ये खबर देखने के बाद आपके मन में उठ रहे होंगे। हिंसा की इन तस्वीरों को, आगजनी और तोड़फोड़ को देखने के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे। अमेरिका में शहर शहर उपद्रव क्यों हो रहा है? अमेरिका में किस मुद्दे पर प्रदर्शनकारी बनाम पुलिस हो रहा है? अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों बन गए हैं? इन प्रश्नों के केंद्र में सिर्फ एक ही शख्स है और उस शख्स का नाम है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने डिपोर्टेशन पॉलिसी को शुरू किया है। इसका असर यह हुआ है कि अमेरिका में जो भी अवैध प्रवासी मौजूद हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर अमेरिका से उनके देश वापस भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में लॉस एंजलिस में 6 से 7 जून को एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत जगह जगह छापे मारे गए थे। इसके बाद से वहां पर उपद्रव, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अवैध प्रवासियों पर एक्शन के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा जला दिया, कई गाड़ियां फूंक दी, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, कई जगह दुकानों को लूट लिया गया। कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मेक्सिको का झंडा लेकर हिंसा की। हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजलिस में उतारा गया है। 2000 अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, रबर बुलेट फायर की और उन्हें पीछे धकेला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हिंसा से बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बैक टू बैक कई पोस्ट लिखे। एक पोस्ट में तो यह भी लिख दिया कि जो भी प्रदर्शनकारी मास्क में दिखे उसे फौरन अरेस्ट करो। उन्होंने यह भी लिखा कि शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आजाद कराया जाएगा। ट्रंप के आदेशों पर विरोध भी तेज हो गया है। सबसे बड़ा विवाद 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स को बिना गवर्नर की मंजूरी के डिप्लॉय किया गया। इसीलिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर ट्रंप से खासे नाराज है। वहीं विशेषज्ञ भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप के पास किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का संवैधानिक अधिकार है? असल में नेशनल गार्ड्स राज्य आधारित मिलिट्री फोर्स है। इसमें हजारों की संख्या में ट्रेन सैनिक शामिल होते हैं। ये सोल्जर पार्ट टाइम सेवाएं देते हैं और राज्य के नेशनल गार्ड्स गवर्नर के अनुरोध पर ही राज्य में सक्रिय होने की परंपरा है। अब ध्यान से देखिएगा जो फैक्ट्स हैं। ये तीन परिस्थितियों में तैनात किए जाते हैं। पहली परिस्थिति, अगर अमेरिका पर कोई दूसरा देश हमला कर दे या उसके हमला करने का खतरा हो। दूसरी परिस्थिति, सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा हो या विद्रोह का खतरा। और तीसरी, अगर राष्ट्रपति सुरक्षा बलों के साथ अमेरिका के कानून को लागू करने में नाकाम हो जाए, तब राज्य में नेशनल गार्ड तैनात किए जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ गवर्नर की मंजूरी से होता है, जबकि ट्रंप ने फैसला लागू करने के लिए गवर्नर को ही साइडलाइन कर दिया। ट्रंप के इस कदम ने आग में और ज्यादा घी डालने का काम किया है। लॉस एंजलिस में दंगों से कोहराम है।
ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद नारा दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अब उनके अटपटे फैसलों से और उनके नतीजों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका नारा हो गया है मेक अमेरिका बैड अगेन एंड अमेरिका इज इन chaos again। क्योंकि ट्रंप के शासन में अमेरिका में ग्रेटनेस कम और कंट्रोवर्सी ज्यादा हो रही है। अमेरिका के दुश्मनों की संख्या ज्यादा हो रही है और दोस्तों की गिनती कम होती जा रही है। लॉस एंजलिस में भड़के दंगों पर इलॉन मस्क ने लिखा एक पोस्ट और लिखते हैं ये उचित नहीं है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने भी ट्रंप के फैसले को अनुचित और कठोर बताया है, लेकिन ट्रंप जिद पर अड़े हैं। ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों के पंजीकरण पर भी सख्ती की है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का नियम बनाया है। यही वजह है कि अमेरिका में शोले भड़क रहे हैं और लॉस एंजलिस इसका सेंटर बना हुआ है। लॉस एंजलिस में मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया भर में 11.2 मिलियन मैक्सिकन प्रवासियों में से लगभग 10.9 मिलियन सिर्फ अमेरिका में है। अमेरिका में कुल विदेशी मूल की आबादी का 23% मैक्सिकन मूल के लोग हैं और ये सभी ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी से आक्रोशित है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब यहाँ पर पुलिस को चोटें लग रही थी तो कई मैक्सिकन रेस्टोरेंट ओनर्स ने पुलिस को अपने रेस्टोरेंट्स में बुलाया, उनकी मल्लम पट्टी की, उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया और ये वीडियोस कैप्चर किए गए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी है। दोनों देशों में भीषण युद्ध के 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन की नजर यूक्रेन के 3 और बड़े हिस्सों पर कब्जा करने की है, जो कि हैं सूमी, खार्किव और नेप्रोपेट्रोविस्क। ट्रंप की शांति वाले तमाम वादों को सिर्फ 4 महीनों में ही जंग लग गया। यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के अंदर बड़े हमलों को अंजाम दिया है, उसके बाद रूस पिछले 72 घंटे से यूक्रेन के तमाम शहरों पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। लेकिन पुतिन के गुस्से के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं है, एक और मुल्क है और उसका नाम जानकर आपको हैरानी होगी। क्या वो अमेरिका है जिसने यूक्रेन को पेट्रियट से लेकर कई बड़े हथियार दिए हैं? क्या वो ब्रिटेन है कर्च ब्रिज पर हमले से लेकर रूसी एयरबेस पर अटैक करके 41 बॉम्बर्स नष्ट करने के पीछे ब्रिटेन का हाथ बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के MI6 इसके पीछे की मास्टरमाइंड है, या फिर कोई तीसरा देश है जो पुतिन के टारगेट पर है। इस सवाल का जवाब आज बहुत हैरान करने वाला है। ध्यान से देखिएगा, रूस का दुश्मन नंबर 1 ना तो अमेरिका है ना ही ब्रिटेन, बल्कि ये वो देश है जिसे इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध का विलन माना जाता है। रूस अब यूक्रेन को तिल तिल कर मार रहा है। यूक्रेन के थर्मल प्लांट बारी बारी से ध्वस्त कर रहा है, लेकिन पुतिन का इरादा सिर्फ यूक्रेन पर हमला करना भर नहीं। चौंकाने वाली नई खबर यह है कि रूस यूक्रेन के कई टुकड़े करना चाहता है। पुतिन की फौज आगे बढ़ रही है। निप्रोपेट्रोविस्क, सूमी और खार्किव में कब्जे की तैयारी है। जानकारों को शक है कि पुतिन इसके बाद रुक जाएंगे। कहा तो यह जा रहा है कि पुतिन इसके बाद अपने दुश्मन नंबर 1 से हिसाब बराबर कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि कौन है वो दुश्मन नंबर 1? जवाब आपको हैरान कर सकता है। रूस में हुए सर्वे में वहां की जनता ने जर्मनी को सबसे बड़ा दुश्मन माना है। मॉस्को के लेवादा सेंटर ने यह सर्वे किया है। 22 से 28 मई के दौरान हुए सर्वे में 1613 रूसी नागरिकों से राय ली गई, जिसमें 55% रूसियों ने जर्मनी को प्रमुख दुश्मन बताया, जबकि 2020 में यह आंकड़ा केवल 15% के आसपास था। लेकिन तब रूस यूक्रेन युद्ध नहीं चल रहा था। 49% लोग ब्रिटेन को दुश्मन नंबर 2 मानते हैं। 3 साल से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे यूक्रेन को दुश्मन मानने वालों की संख्या 43% है, जबकि 40% रूसी अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। यानी रूस से दुश्मनी में जर्मनी ने अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि यूक्रेन को भी पीछे छोड़ दिया है। 13 साल में पहली बार है जब रूस से दुश्मनी के मामले में अमेरिका चौथे नंबर पर खिसक गया है। ऐसा नहीं है कि रूस के लोग ही जर्मनी को लेकर यह विचार रखते हैं। जर्मनी में हाल में हुए एक सर्वे में 79% लोग मानते हैं कि रूस वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं 66% लोगों का मानना है कि रूस उनके राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए चुनौती है। 54% का मत है कि जर्मनी को यूक्रेन का समर्थन जारी रखना चाहिए। वहीं 67% जर्मन सैन्य सहायता की भी वकालत करते हैं। मनीष झा, TV9 भारतवर्ष।
अब सवाल है कि रूस के लोग जर्मनी को दुश्मन नंबर 1 क्यों मान रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। देखिए 2022 में जब यूक्रेन से युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी ने अपनी पारंपरिक शांति नीति के दायरे से बाहर जाकर पश्चिमी देशों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि पहले जर्मन चांसलर मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो ऐसे पीछे हटे कि कोई सोच नहीं सकता। यूक्रेन को टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम की डिलीवरी की। यूक्रेन को सैन्य ट्रेनिंग के साथ रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में भी अहम भूमिका निभाई। वर्तमान ही नहीं, इतिहास में भी रूस और जर्मनी का रिश्ता काफी तनावपूर्ण है, गहरे और जटिल रिश्ते रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में दोनों आमने सामने थे। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने तब के सोवियत संघ पर भीषण हमला किया था। हालांकि वो यूक्रेन तक रुक गया था, बताया जाता। सोवियत संघ के करीब 2,70,00,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन रूस ने हिटलर को हराने में बड़ा रोल निभाया। रूस और जर्मनी के बीच, बल्कि कहना चाहिए कि पुतिन और जर्मनी के बीच दीवार को गिराने में बड़ा किरदार निभाया पूर्व जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने। लेकिन उनके हटते ही जर्मनी और रूस में ट्रस्ट डेफिसिट फिर से दिखना शुरू हो गया और नए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अभी तक ऐसा कोई बयान या कोई काम नहीं किया है जिससे लगे कि जर्मनी रूस से दूरी कम करने का कोई भी प्रयास कर रहा है। फिक्र में अब बात करते हैं भारतीय हथियारों की शक्ति के ट्रायंगल की। इंटरेस्टिंग खबर, ध्यान से देखिएगा। यह आत्मनिर्भर भारत की शक्ति है जिसमें अर्जुन के गांडीव की तरह आसमानी युद्ध में भारत के वर्चस्व के साथ जासूसी जहाज की शक्ति है। इसके अलावा भारत के एआई वेपन का सफल परीक्षण है। भारत की वायुसेना को अब हवा में मार करने वाली एक नई और ताकतवर मिसाइल मिलने वाली है। इस मिसाइल का नाम है गांडीव, जो एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नया और एडवांस्ड वर्जन है। वहीं भारतीय वायुसेना को जल्द ही 3 मॉडर्न I-STAR स्पाई एयरक्राफ्ट यानी जासूसी जहाज मिलने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपए है, जबकि भारत ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपने AI आधारित ऑटोनॉमस लीथल वेपन सिस्टम नेगेव LMG का सफल परीक्षण किया है। यह भारतीय हथियारों की शक्ति का वो ट्रायंगल है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। देखिए, पहले बात करते हैं भारतीय हथियारों के तरकश के सबसे बड़े अस्त्र की। जिस मिसाइल को आप लॉन्च होते हुए देख रहे हैं यहां पर, यह है भारतीय वायुसेना को मिलने वाली गांडीव मिसाइल। मिसाइल पूरी तरह से भारत नहीं बनी, इसे DRDO ने बनाया है। यह मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हाल ही में ओडिशा के बालासोर में इसका जमीन से पहला टेस्ट जो है वो सफल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब इसकी हवा से फायरिंग की तैयारी है। अब इस मिसाइल का अगला टेस्ट सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से किया जाएगा। फिलहाल इसके कैप्टिव कैरेज ट्रायल चल रहे हैं, यानी मिसाइल को विमान पर रखकर उसकी सभी इलेक्ट्रॉनिक जांच की जा रही है। यह मिसाइल 300 से 350 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने की क्षमता रखता है। गांडीव मिसाइल में रामजेट इंजन का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल हवा से ऑक्सीजन लेकर उड़ान भरती है, जिससे इसे ज्यादा दूरी तक ज्यादा रफ्तार से उड़ान में मदद मिलती है। ये 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है, यानी यह आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेज उड़ सकती है। यह 20 किलोमीटर ऊंचाई पर 350 मतलब 340 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके साथ ही 8 किलोमीटर ऊंचाई पर 190 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। यह चीन की PL-15 मिसाइल से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यह मिसाइल पाकिस्तान की AIM-120 मिसाइलों से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह मिसाइल दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर, बम वर्षक और एरियल वार्निंग सिस्टम जैसे बड़े टारगेट्स को भी मार कर सकती है। इसके पास ऐसे सेंसर हैं जो बीच उड़ान में दिशा बदलने और दुश्मन के मूवमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक गांडीव को आगे तेजस, MiG-29 और राफेल में भी फिट करने की योजना है। अगर आने वाले परीक्षण सफल रहे तो यह मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मशीन गन एक पहाड़ पर तैनात है। ध्यान से देखिए, लेकिन इसे चला कौन रहा है? फिर से देखिए जरा इसको। पहाड़ पर एक मशीन गन चल रही है, लेकिन चलाने वाला कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इससे लगातार फायर भी हो रहे हैं। इस मशीन गन से फायर कौन कर रहा है? यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से चलने वाली मशीन गन है।
देहरादून में बीएसएस मटेरियल कंपनी ने अपने अत्याधुनिक एआई आधारित ऑटोनॉमस लीथल वेपन सिस्टम नेगेव एलएमजी का मतलब होता है लाइट मशीन गन का सफल परीक्षण किया है। यह हाई एल्टीट्यूड ट्रायल भारतीय सेना के साथ मिलकर किया गया है। देहरादून के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। एआई से लैस यह लाइट मशीन गन दुश्मन की पहचान करके खुद अटैक करने में सक्षम है। दुर्गम इलाकों में इसकी दक्षता का परीक्षण किया गया है। यह तकनीक युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा गया कि भारत के हथियारों के सामने पाकिस्तानी हथियार फुलझड़ी साबित हुए। ऐसे में एआई बेस्ड हथियार के आने से उन इलाकों में भी पहुंचना आसान होगा जहां सेना की तैनाती काफी मुश्किलों भरी होती है। इस हथियार के तैनात होने के बाद दुश्मन कहीं से भी भारत में घुसने की हिमाकत नहीं करेगा। अब आते हैं आसमान में भारत के बाज की नजर पर। जल्दी वायुसेना को 3 मॉडर्न जासूसी एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं। बेहद ऊंचाई पर उड़ने वाले इन जासूसी एयरक्राफ्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक करने में बड़ी मदद मिलेगी। नाम है आई स्टार। इसके हर अक्षर का मतलब है और दुश्मन के लिए गंभीर संकेत भी। इसे समझिए, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट, फिर एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस। मतलब ये दुश्मन के ठिकानों की निगरानी से लेकर टारगेट तबाह करने में माहिर है। आपको बताते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होगा और ये कैसे दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करेगा। इससे खुफिया जानकारी मिलेगी, दुश्मन के जमीनी ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी, दुश्मन के रेडार स्टेशन की सटीक जानकारी मिलेगी, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक जानकारी मिलेगी। ये किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। इसका प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय जून के चौथे हफ्ते में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में मंजूरी के लिए रखेगा। ये जासूसी एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। आपके पास इस तरह का जहाज है तो आप एक तो ये देख पाएंगे कि एयर एक्टिविटी कहां तक है, क्या उन इलाकों को जिनको आप टारगेट करने वाले हो उनके ऊपर किसी तरह का एरियल प्रोटेक्शन है, किसी तरह का एयर डिफेंस है, अबव ऑल क्या उस पर्टिकुलर जगह पर एयर डिफेंस गन्स तो नहीं लगी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात क्या उस कैंप के अंदर लोग हैं भी या उसको खाली करा लिया गया है। तो ये सारा जो मिला जुला इंटेलिजेंस है, ये एक स्पाइंग के तौर पर आप उनके बारे में पता करेंगे और पिन पॉइंटेड एक्यूरेट स्ट्राइक कर कर आप वो टारगेट अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आपने अपने आप को सेट किया है। फिक्र में आगे और भी खबरें हैं, लेकिन पहले 9 सुपरफास्ट खबरें, वो भी सिर्फ 2 मिनट में आगे देखते हैं। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, साथ ही यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी होना है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण, दलित और ओबीसी समुदाय से 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को फिलहाल अपने परिवार को एक बार फोन करने की इजाजत दी थी। ये कॉल जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने 10 दिन के अंदर राणा की सेहत पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अगली पीढ़ी की गश्ती जहाजों के चौथे जहाज यार्ड 1283 का निर्माण शुरू किया है। ये 6200 करोड़ रुपए की परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 7 आधुनिक युद्धपोतों स्वदेशी तकनीक से बनेंगे। ये 114 मीटर लंबा, 2700 टन वजन का जहाज होगा जो आधुनिक स्वदेशी हथियार और सेंसर सिस्टम से लैस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्ला खान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 11 जून को अगली सुनवाई निर्धारित की। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोलंबो से न्हावा शेवा की ओर जा रहे कंटेनर जहाज में आज बीच समंदर में एक बड़ा धमाका हो गया। जहाज के निचले हिस्से में यह विस्फोट कोची से लगभग 315 किलोमीटर पश्चिम में हुआ है। हादसे के बाद से जहाज के 4 क्रू मेंबर्स लापता हैं। 5 लोग घायल हैं। जहाज पर कुल 22 क्रू सदस्य सवार थे। भारतीय तटरक्षक बल ने रेस्क्यू के लिए डोनियर विमान को मौके पर भेजा है। महाराष्ट्र के ठाणे में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। चलती हुई लोकल ट्रेन से 12 यात्री गिर गए। 5 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। यह हादसा दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच हुआ है।
बताया जा रहा है कि ट्रेन इतनी भरी थी कि यात्री दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। दिल्ली में अगले 3 दिन भीषण गर्मी का कहर झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 9 से 11 जून तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इन तीनों दिनों में गर्म हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। 12 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। आज सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के केस 6,500 के करीब पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। देश में केरल कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना के मामलों की संख्या 2000 के करीब है। और भारत में इलॉन मस्क की स्टारलिंक का टैरिफ पड़ोसी देशों जैसा ही होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत में डिवाइस की कीमत करीब 33,000 रुपए हो सकती है। 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा, जबकि अनलिमिटेड डेटा प्लान 3,000 रुपए से शुरू हो सकता है। स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल चुका है और आने वाले कुछ महीनों में वो इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत करने वाली है। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और तीनों कार्यकाल को मिलाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर आज एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें आंकड़ों के जरिए बताया गया है कि 11 वर्षों में उन्होंने और उनकी सरकार ने देश के लिए क्या किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल को #11 years of सेवा का नाम दिया। वैसे 2024 में बहुमत से चूकने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले 1 वर्ष को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में सरकार ने 12 लाख रुपए तक के इनकम को टैक्स फ्री करने का बड़ा फैसला लिया, जबकि पहले वर्ष के दूसरे हिस्से में संसद से वक्फ कानून पास करना, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी के पानी को रोकना, जातीय जनगणना कराने का फैसला करना और आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े फैसले लिए गए, जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मोदी 3.0 के 1 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने आज से संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 वर्षों में मोदी सरकार के बड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में राजनीतिक संस्कृति बदल दी, भ्रष्टाचार खत्म किया। उन्होंने कहा कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट सकता है, लेकिन उनकी सरकार ने इसे सच साबित कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया है। 11 वर्षों में भारत की इकोनॉमी 10वें से 5वें नंबर पर पहुंची है। 3 तलाक को खत्म करने वाला कानून बनाया गया है। महिलाओं को संसद और विधानमंडल में 33% आरक्षण दिया गया है। इन सबके बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही है दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत हुई। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी सरकार के 11 साल इक्वल्स टू न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। 11 साल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? 11 साल और 9 साल मिला दे, 20 साल में जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है। 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी को,
और 11 साल में एक बार उन्होंने निडर होकर फ्रीव्हीलिंग वार्ता नहीं की है मीडिया से। हमारी मांग ये है कि 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री, अब डरे क्यों हैं? That government before 2014 was full of corruption. भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा। 11 साल में ऐसे भ्रष्टाचार दूर किया है कि सारे भ्रष्टाचारी लोगों को भाजपा में लिया है, यही उनका काम रहा है। अब चलते हैं बिहार, जहां एक बयान से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। इस बयान के केंद्र में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान। कल उन्होंने एक रैली में कुछ ऐसा कहा जिस पर 24 घंटे से सियासी चर्चा चल रही है। चिराग ने कहा है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। आगे ये भी कहा है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा में कुल सीटें भी इतनी ही हैं। तो क्या एनडीए में शामिल चिराग पासवान सभी सीटों से उम्मीदवार उतारेंगे? राजनीति संकेतों का खेल है। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए की सहयोगी है। उनके इस बयान में सियासी मैसेजिंग है जिसे हम आगे डिकोड करेंगे। पहले वो बयान सुनते हैं जिसने बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एक नई बहस छेड़ दी है। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। चिराग पासवान न केवल चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं बल्कि वो अपने पिता रामविलास पासवान का भी नाम ले रहे हैं। उनकी तस्वीर भी मंच पर नजर आई। भाषण के दौरान अपने परिवार से मिले धोखे का भी जिक्र किया, यानी वो लोगों के साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव और सीटों की घोषणा चिराग पासवान ने शाहबाद में नव संकल्प रैली में की है। रैली के बाद जो पोस्टर जारी किया गया उसमें नव संकल्प के साथ नव नेतृत्व भी लिखा हुआ है। इस नव नेतृत्व शब्द पर नया विवाद शुरू हो गया है। हालांकि ये चिराग की अंतिम घोषणा हो ये जरूरी नहीं है। राजनीति में वक्त के हिसाब से दांव बदलते रहते हैं। अभी बिहार में एनडीए के अंदर ना तो सीटों को बंटवारा हुआ है, नेतृत्व को लेकर भी तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं है। अलग अलग तरह के बयान आते रहते हैं। वैसे सीट बंटवारे पर 3 दिन पहले सूत्रों से जो खबर आई वो ये थी कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर सीट पर लड़ सकते हैं। वहीं सहयोगियों के लिए 40 सीटें छोड़ी जाएंगी, जिनमें 25 से 28 सीटें एलजेपी को मिल सकती हैं। बाकी बची 10 से 15 सीटें अन्य सहयोगी दलों को दी जाएंगी। ये खबर आने के ठीक एक दिन बाद रविवार को रैली में चिराग पासवान का ये कहना कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये संयोग नहीं हो सकता। ये चर्चा पहले से थी कि वो बिहार में किसी सामान्य वर्ग की सीट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 243 सीटों पर लड़ेंगे ये कल उन्होंने कहा। तो इसके कई मायने। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार ये मानते हैं कि सीट बंटवारे में मोल भाव और दबाव बनाने के लिए चिराग ने बयान दिया होगा। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि उनकी नजर शायद सीएम की कुर्सी पर हो, यानी उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की हो। खुद को सीएम की रेस में दिखाने की कोशिश है। दबी जुबान से उनकी पार्टी सीएम चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करती रही है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। सवाल यह है कि कोई केंद्रीय मंत्री विधायक बनने के लिए बिहार क्यों आएगा? एक नेचुरल सा सवाल है ये। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को वोट कटवा कहा गया था।
एलजेपी ने तब 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जीत एक सीट पर ही मिली थी, लेकिन उनकी वजह से नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हो गया और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन उनके ताजा बयान से बिहार में एनडीए की एकजुटता को लेकर नया राजनीतिक विस्फोट हो गया है। राज्य में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार बनेगी। मोदी जी के हनुमान है ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बीजेपी तय करेगी कि प्रॉक्सी वार कौन कर रहा है, किसके कंधे पर कौन बंदूक फायर कर रहा है। ये घटक दल में तय उनको करना है। चिराग जी ने घोषणा कर ही दिया है कि हम मुख्यमंत्री हम हैं। बीजेपी हमेशा पीछे से बात करती रही और नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी आज से, वो तो जनता दल यूं समझेंगे ना। अगली खबर एक मर्डर मिस्ट्री है जिस पर पूरे देश में बीते 17 दिनों से चर्चा गंभीर है। मेघालय में मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की हत्या किसने की? क्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही मास्टरमाइंड है? हम इस मर्डर मिस्ट्री की डिटेल आपको देने वाले हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सोनम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। ये लेटेस्ट विजुअल वहीं का है। मेघालय पुलिस भी यूपी के गाजीपुर पहुंच गई है, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड में लिया जाएगा। इसके बाद उसे शिलोंग ले जाया जाएगा। आगे की कार्रवाई अब शिलोंग में ही होगी। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त TV9 भारतवर्ष ने सोनम से पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपों पर सीधा सवाल किया। उसने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर आपको पूरी मर्डर मिस्ट्री बताएंगे। सोनम, तुमने अपने पति को क्यों मारा? सोनम, तुमको अपने किए पर पछतावा है क्या? सोनम, तुम पर आरोप है कि तुमने अपने पति को साजिशन हत्या कर दी उसकी। कुछ कहना अपनी सफाई में? सोनम, तुमको कुछ कहना अपनी सफाई में? क्यों हत्या करवाई सोनम? सोनम, कुछ कहना चाहती हो? मर्जी से नहीं थी। यहाँ कैसे आई? बनारस तुम कैसे आई? गाजीपुर कैसे आई? कौन लेकर आया? 17 दिन तक तुम कहाँ थी सोनम? सोनम, तुम कहाँ थी 17 दिन तक? हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस खबर को चेस डाउन कर रहे हैं। ये सारे सवाल विपिन की आवाज में आप सुन रहे थे इस वक्त, जो पूछ रहे थे वो। ये खबर मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि नई नई शादी के बाद हनीमून के दौरान पति की हत्या हो जाती है। पत्नी का कुछ दिनों तक पता नहीं चलता है, फिर अचानक एक रात पत्नी सरेंडर कर देती है। आरोप लगता है कि पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। लेकिन क्या जो सामने आया वही सच है या फिर कुछ और? इस पर हमने फिक्र की फाइल तैयार की है, जिसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। कहानी की शुरुआत राजा रघुवंशी नाम के एक लड़के की शादी से हुई। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी नाम की लड़की से मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। शादी के बाद 20 मई को राजा और सोनम इंदौर से करीब 2200 किलोमीटर दूर मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने पहुंचे। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलोंग के पास एक खाई में मिला और सोनम लापता हो गई। इसके बाद पुलिस का दावा है कि 7 जून की रात सोनम शिलोंग से करीब 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर दिखी। यहीं उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर अपने पति की हत्या की बात को कबूल कर लिया। हमारे साथ साहिल यादव, जो इस ढाबे पर बीती रात मौजूद थे। इनकी उपस्थिति में सोनम यहाँ पर आई। क्या कुछ हुआ वो सीधा साहिल से जानते हैं। साहिल, आप जरा हमें बताइए, कल रात कितने बजे का वक्त था? आप क्या कर रहे थे और सोनम को आपने कैसे देखा? कल हम रात के 1 बजे अपने काउंटर पे थे और वो आती है इधर पीछे से। हाँ, पैदल आई? जी, पैदल आई थी। हाँ। फिर वो सामने कस्टमर लोग बैठे थे, उनसे जाके कुछ मतलब मोबाइल मांगी तो वो लोग नहीं देते। फिर वो मेरे पास आती है, बोलती है कि भैया थोड़ा मोबाइल दे दीजिए, उनको कॉल करना है। तो हम पूछते हैं कि क्या हो गया, दीदी बताएंगे। तो उसको बोलने की बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज दे दीजिए। तो हम अपना मोबाइल। इस पर परिवार वालों का क्या कहना है, आइए वो भी देखते हैं। सोनम ने गलती करी है
तो सोनम को तो सजा मिलेगी सर ही, और उसके साथ जो उसके अपराधी जो भी हैं उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सरकार की फांसी की सजा हो ऐसे लोगों को। नहीं तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होना चाहिए ना। समाज में मतलब बदनाम कर दिया, बहुत बड़ा काम करा है, समाज की लड़कियों उनको मतलब नीचे दिखवा रही, वो तो कितना बड़ा काम है ये। सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा नहीं जानते हैं, मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा। और वैसे रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पे बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। और ऐसे में 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही बार में हमने शादी कर दी। सोनम को पसंद थे? हाँ पसंद था, हमने पूछा लड़का पसंद है, बोले हाँ। इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिसर्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं कांटे नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पोते कैसे नहीं पोते, ये तो पुलिस का काम है ना। ये पुलिस द्वारा